नमस्कार दोस्तों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक है पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का, जिसे हम कहते हैं संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट। और ये हमारा आने वाला जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए तो है ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हैं उन सब में संघ सरकार से क्वेश्चन बनते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से। तो बात करेंगे संघ सरकार का क्या ढांचा है, क्या प्रक्रिया है इसकी। सबसे पहले बात करेंगे संविधान में संघ सरकार है उसके बारे में कौन से भाग में बताया गया है संविधान के। बात करेंगे संघ सरकार के बारे में, भाग हो जाएगा, संविधान का भाग है भाग नंबर 5। भाग 5 में बताया गया है संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। बात करेंगे संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद कितने से लेकर के कितने तक संघ सरकार के बारे में बताया गया है। तो बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद या आर्टिकल हो जाएंगे अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 151 तक। 52 से लेकर के 151 तक हमारी संघ सरकार है। तो बात करेंगे संघ सरकार है क्या। संघ सरकार किसी भी देश की या केंद्रीय स्तर पर देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए एक ऐसा राजनीतिक ढांचा है जिसे हम कहते हैं संघ सरकार। और संघ सरकार के बारे में पूछा जाता है कि बताइएगा संघ सरकार के कितने अंग होते हैं। तो संघ सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारे अंग जरूरी हैं, नाक है, कान है, आँख है, मुंह है। ऐसे ही संघ सरकार के लिए बात करेंगे संघ सरकार के कितने अंग हैं। तो संघ सरकार के अंगों की बात करेंगे, संघ सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनी है। बात करेंगे वो 3 अंग हैं कौन कौन से। संघ सरकार के 3 अंग। संघ सरकार का सबसे पहला अंग हो जाएगा जिसे हम कहते हैं विधायिका। और बात चल रही है यहाँ पर संघ सरकार की, तो हम बात करेंगे संघ की विधायिका, जबकि राज्य सरकार की अपनी अलग विधायिका होती है। दूसरी हो जाएगी कार्यपालिका और तीसरी हो जाएगी न्यायपालिका। संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका और संघ न्यायपालिका, ये होते हैं संघ सरकार के 3 अंग। पहले बात करेंगे सबसे पहला अंग संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका जिसे हम कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। दूसरा अंग हो जाएगा संघ सरकार का संघ विधायिका। संघ विधायिका जिसे हम कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा संघ कार्यपालिका, और संघ विधायिका को कहेंगे यूनियन लेजिस्लेटिव। तीसरा अंग हो जाएगा संघ न्यायपालिका। संघ न्यायपालिका जिसे हम कहेंगे यूनियन ज्यूडिशियरी। संघ न्यायपालिका, यूनियन ज्यूडिशियरी। तो पहला अंग है संघ कार्यपालिका, दूसरा संघ विधायिका, तीसरा संघ न्यायपालिका। बात करेंगे संघ कार्यपालिका है क्या, संघ कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बात करेंगे संघ की कार्यपालिका है उसमें एक तो हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। जो भारत में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का पद है वो किसका अंग है, कहेंगे संघ की कार्यपालिका में आता है। राष्ट्रपति के बाद फिर बात करेंगे एक हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। बात करेंगे उपराष्ट्रपति के साथ ही साथ एक आ जाएगी संघ की कार्यपालिका में संघीय मंत्री परिषद या संघ सरकार की मंत्री परिषद। संघ सरकार की मंत्री परिषद होगी जिसमें शामिल होंगे हमारे केंद्र या संघ की सरकार के सभी स्तरों के मंत्री। संघ सरकार की मंत्री परिषद के बाद बात करेंगे एक इसमें आ जाएंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो पद आएगा वो भी भाग हो जाएगा या अंग हो जाएगा संघ कार्यपालिका का। तो संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ सरकार की मंत्री परिषद होगी और महान्यायवादी का पद होगा। फिर बात कर लेंगे जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो जो राष्ट्रपति का पद है उससे संबंधित आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करेंगे जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर
63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर हो जाएगा 63, उपराष्ट्रपति का पद। बात करेंगे संघ सरकार की मंत्रिपरिषद, इससे संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है, तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर हो जाएगा 74 या 74। उसके बाद जो महान्यायवादी का पद है, जिन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी का पद है आर्टिकल नंबर 76 या 76 में। उसके बाद बात करेंगे संघ की विधायिका। संघ विधायिका में कौन कौन आएगा देखेंगे, तो संघ की जो विधायिका होगी उसमें सबसे पहली बात हो जाएगी, इसके अंतर्गत आएगी संसद। संघ की विधायिका में संसद होगी, हमारी पार्लियामेंट होगी संसद। बात करेंगे संसद होगी और संसद के अंतर्गत आ जाएंगे कि संसद के अंतर्गत कौन आएगा। एक तो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के साथ ही साथ लोकसभा होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा, और लोकसभा के साथ ही साथ राज्यसभा होगी, राज्यसभा। जो संघ की विधायिका है उसमें संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले पूछेंगे, बताइए वो संसद है वो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है, तो संसद के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया है संसद के बारे में। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति का पद, हमने यहाँ चर्चा कर ली थी, अनुच्छेद नंबर 52 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल नंबर 52 या 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। मैं पूछेंगे, बताइएगा कि जो लोकसभा है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो लोकसभा के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर हो जाएगा 81, अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया है लोकसभा। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा की, कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो कहेंगे आर्टिकल नंबर हो जाएगा 80, अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। तो ये हो जाएगी संघ की विधायिका, इसमें संसद होगी अनुच्छेद नंबर 79, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। फिर बात करेंगे संघ की न्यायपालिका, कि संघ की न्यायपालिका है क्या, तो बात हो रही है संघ सरकार की, तो न्यायपालिका होगी संघ सरकार की। तो संघीय जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत जो हमारा न्यायिक ढांचा है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसकी जो सर्वोच्च संस्था है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, तो संघ की न्यायपालिका में कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आएगा संघ की न्यायपालिका में, यूनियन जुडिशियरी में। तो पूछेंगे इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि जो संघ सरकार है भाग 5 में है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 151 में बताया गया है। तो जो पहला ही भाग हो जाएगा, पहला ही अंग होगा संघ सरकार का, संघ कार्यपालिका। तो संघ कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, बात करेंगे अनुच्छेद की। संघ की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 78 तक बताया गया है संघ की कार्यपालिका के बारे में, 52 से लेकर के 78, 52 टू 78। उसके बाद बात करेंगे संघ की जो विधायिका है उससे संबंधित संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कितने से लेकर के कितने तक है। संघ की विधायिका की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आर्टिकल नंबर, यहाँ हमने लास्ट किया 78 पर, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122, अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर के 122 तक बताया गया है संघ विधायिका के बारे में, 79 से लेकर के 122 तक संघ विधायिका। उसके बाद बात करेंगे संघ की न्यायपालिका है या सुप्रीम कोर्ट, इससे संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक बताया गया, तो बात करेंगे ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 123 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 तक। अनुच्छेद नंबर 123 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 147 ये आर्टिकल हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो ये संघ सरकार है, 3 अंग हो गए, संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका, संघ न्यायपालिका। क्लासिफिकेशन करेंगे आर्टिकल वाइज तो हो जाएगा संघ की कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक, संघ की विधायिका आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 तक, संघ की न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है वो कौन से आर्टिकल में है,
आर्टिकल नंबर 123 से लेकर के 147 तक। फिर बात करते हैं ये संघ सरकार के 3 अंग हैं, इनके कार्य क्या हैं, कार्यों के आधार पर ही इनको बांटा गया है। तो बात करेंगे जो संघ की कार्यपालिका है उसका कार्य क्या है, संघ की विधायिका का क्या कार्य है, संघ की न्यायपालिका का क्या कार्य है। सबसे पहले बात करेंगे संघ की विधायिका की। जो संघ सरकार का एक अंग है संघ विधायिका, जिसे हम कहेंगे यूनियन लेजिस्लेटिव। इसका कार्य है कानूनों को बनाना या कानूनों का निर्माण करना। संघ विधायिका का काम हो जाएगा कानून को बनाना। बनाएंगे कैसे, वो ऐसे कि जो हमारी संसद है, संसद के द्वारा ही बिल ला करके उसके बाद किसी भी कानून को वोटिंग करा के बिल को पास करा के और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कोई भी कानून लागू होता है। तो बात करेंगे जो संसद है उसमें राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी कोई कानून देश के लिए बनाना होगा या लागू कराना होगा तो वो बिल लाया जाएगा, और जो बिल लाया जाएगा संसद में, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी सदन में बिल ला करके क्या होगा, वहाँ से पास कराया जाएगा। वो बिल की प्रकृति के आधार पर निश्चित करेगा कि लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। पहले बिल लाया जाएगा संसद के सदन में, सदन में लाने के बाद वोटिंग होगी, संसद से पास कराया जाएगा और पास कराने के बाद पहुँचेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वो कानून क्या हो जाएगा, कानून बन करके तैयार हो जाएगा। तो संघ की विधायिका है वो काम करेगी कानून को बनाने का। उसके बाद बात करेंगे जो संघ की कार्यपालिका है उसका क्या कार्य हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका का कार्य होगा कि जिस कानून को संघ की विधायिका ने बनाया उस कानून को जनता के बीच या देश में लागू कराने का काम किसका होगा, संघ की कार्यपालिका का। जो संघ की कार्यपालिका अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, उनके प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से योजनाएं बनाएगी, नीतियां बनाएगी और उनको धरातल पर लागू कराने का काम करेगी संघ की कार्यपालिका अपने सहयोगियों के सहयोग से। तो इसमें संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ सरकार की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये लोग काम करेंगे विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने के लिए। फिर बात करेंगे संघ की जो न्यायपालिका है उसका क्या कार्य हो जाएगा, उसका संघ सरकार में क्या योगदान होगा। तो संघ की न्यायपालिका है विधायिका जिस कानून को बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू कराएगी। उसी कानून की अगर जांच करनी होगी, न्यायिक समीक्षा करनी होगी या उस कानून के बारे में उल्लंघन होगा और उल्लंघन से संबंधित जो भी सज़ा होगी या मुकदमे होंगे तो वो आएंगे आपकी संघ न्यायपालिका के अंतर्गत, जिसकी सर्वोच्च संस्था हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो संघ की न्यायपालिका का यही कार्य हो जाएगा कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून जो कार्यपालिका के द्वारा लागू कराए गए उनकी रक्षा करने का काम या उनकी न्यायिक समीक्षा करने का काम कौन करेगा, संघ की न्यायपालिका। फिर हम बात करेंगे ये जो हमारी यहाँ पर संघ सरकार की मंत्रिपरिषद है, बताया गया आर्टिकल नंबर 74 में कि संघ सरकार की जो मंत्रिपरिषद है इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे, हमने ये देखा कि भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 151 तक बताया गया। इसमें हमने क्लासीफाई कर दिया संघ की कार्यपालिका 52 से लेकर के 78 तक, संघ की विधायिका आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122, 79 से 122 हो गया। और यहाँ संघ की जो न्यायपालिका है वो हमने शुरू किया अनुच्छेद नंबर 123 से लेकर के 147 तक। और ये 123 से 147 नहीं होगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर के 147 तक। तो 79 से 122 हो गया और 124 से 147 हो गया। फिर बात करेंगे आर्टिकल नंबर जो एक छूट गया अनुच्छेद नंबर 123, वो अनुच्छेद नंबर 123 क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 123 को समझेंगे। जो अनुच्छेद नंबर 123 होगा उसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 123 के द्वारा एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है क्या। तो इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में जब देश में कोई आपातकाल की स्थिति होगी या कोई इमरजेंसी की स्थिति होगी और उस समय अगर आवश्यक होगा कि देश में कोई भी कानून को लागू कराना है और लागू कराने के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि उसे संसद से पास कराया जाएगा। अब मान लीजिए उस समय संसद का सदन ना चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में देश में कानून लागू कराना आवश्यक होगा, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल नंबर 123 का प्रयोग करके
अपनी राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश के माध्यम से देश में कानून को लागू करा देंगे। और अच्छे से समझते हैं, बात करेंगे। अध्यादेश है क्या? जब देश में सदन नहीं चल रहा होगा और ऐसी स्थिति में देश में कानून लागू करना आवश्यक होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में सदन ना चलने के बावजूद भी राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 123 का प्रयोग करके किसी भी कानून को लागू करा देंगे। लेकिन शर्त ये होगी वो कानून लागू होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। उसके बाद वो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। और अगर 6 महीने से अधिक समय के लिए लागू करना होगा तो उसके लिए प्रत्येक 6 महीने में संसद के दोनों सदनों से उसे पास कराते रहेंगे और आगे लागू रहेगा। तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 123 आ गया होगा समझ में, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जब सदन नहीं चल रहा होगा और विशेष परिस्थितियों में कोई कानून लागू करना होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश ला करके उस कानून को देश में लागू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अभी बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी भर्तियों के लिए या प्राइमरी में टीचर बनने के लिए बाहर कर दिया गया कि अब वो प्राइमरी में वैलिड नहीं होंगे बीएड वाले। तो ऐसी कंडीशन में सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार क्या करे, अध्यादेश लेकर के आए और अध्यादेश को ला करके बीएड वालों को प्राइमरी में वैलिड करे। तो ये इसी तरह से हो जाएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करेंगे तो वहाँ संसद को कानून संसद से पास कराने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उस कानून को लागू कर देंगे। तो ये हो जाएगा अध्यादेश के बारे में। फिर बात करेंगे जो भाग 5 है वो 52 से लेकर के 151 तक बताया गया है, लेकिन यहाँ हमने बताया आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक। फिर ये अनुच्छेद कौन से छूट गए? ये छूटे नहीं हैं, इनके बारे में बात करेंगे, अलग से आएगा ये। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक कहेंगे, बताइएगा। अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर के 151 में क्या बताया गया है? तो इसमें हो जाएगा 148 से 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 में जो बताया गया है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी CAG। यह भी संघ सरकार का एक भाग है। तो ये CAG है क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है क्या, समझेंगे। संघ सरकार का एक ये पदाधिकारी है, एक संवैधानिक पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समझेंगे है क्या? नियंत्रक का मतलब हो जाएगा नियंत्रण करने वाला, महालेखा का मतलब हो जाएगा मतलब एक ऐसा बड़ा अधिकारी जो क्या करेगा, लेखा जोखा रखेगा, और परीक्षक का मतलब हो जाएगा परीक्षण करने वाला। तो ये केंद्र सरकार का एक ऐसा अधिकारी होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो उसके कामकाज की और कहेंगे उनके रिपोर्टों की और उनका मतलब जो आय व्यय होगा उस पर नियंत्रण रखने का काम करेगा। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक नियंत्रण करने वाला, महालेखा लेखा जोखा रखने वाला, परीक्षक परीक्षण करने वाला, इसे हम कहते हैं CAG। फुल फॉर्म की बात करेंगे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो बताया गया आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक। तो ये था पूरा ढांचा किसका? संघ सरकार का, या कहेंगे यूनियन गवर्नमेंट का, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। पहला अंग हो जाएगा संघ सरकार का संघ कार्यपालिका, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक हो जाएगा। दूसरा अंग होगा संघ की विधायिका, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 तक होगा। तीसरा अंग हो जाएगा संघ न्यायपालिका, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक। फिर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 123 जो छूटा था, उसमें आ जाएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है इसमें CAG का। संघ कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा कि बताइएगा जो संघ की कार्यपालिका है उससे संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिए गए? तो बात हो जाएगी संघ की कार्यपालिका की 52 से 78 तक। संघ विधायिका पूछेंगे अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर के 122 तक।
संघ की न्यायपालिका पूछेंगे, इससे संबंधित अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक पूछेंगे। बताइएगा संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है, उसका कौन कौन भाग है। तो एक हो जाएगा राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति होंगे, संघ सरकार की मंत्रिपरिषद होगी, महान्यायवादी होंगे। पूछेंगे बताइएगा जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 52। उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 63। संघ सरकार की जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद राज्यों में भी होती है लेकिन बात चल रही है संघ सरकार की, तो पूछेंगे संघ सरकार की मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 74। बात करते हैं संघ सरकार की मंत्रिपरिषद है क्या। मंत्रिपरिषद से समझेंगे, मंत्री से मतलब मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, परिषद से मतलब हो जाता है काउंसिल, क्या हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की परिषद। परिषद का मतलब एक समूह होगा किसका, मंत्रियों का। तो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे हमारे सभी स्तरों के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री आते हैं, जो भाग हो जाएंगे संघ सरकार की मंत्रिपरिषद का, अनुच्छेद नंबर 74। उसके बाद पद आएगा महान्यायवादी का। पूछेंगे बताइएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बताइएगा जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया है महान्यायवादी का पद। बात करेंगे संघ की विधायिका, पूछेंगे जो संसद है भारतीय संसद उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 79। पूछेंगे राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 52 में बता के आए हैं पीछे। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, 81 में। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है, 80 में। और इसे याद करने के लिए एक कीवर्ड भी याद रख सकते हैं, इसके माध्यम से आसानी से हमें याद हो जाएगा कि जो संघ की विधायिका है जिसमें संसद आएगी, लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी, तो इनको हम कैसे याद करेंगे आर्टिकल वाइज। तो सबसे पहले सा से हो जाएगा संसद, संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से हो जाएगा लोकसभा, ला से होगा लोकसभा। तो आर्टिकल लगातार याद रख लेंगे 79 से लेकर के 81 तक। पूछेंगे संसद कौन से अनुच्छेद में, कह देंगे अनुच्छेद नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया है। पूछेंगे बताइएगा राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है, तो कह देंगे राज्यसभा के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर हो जाएगा 80, अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। पूछेंगे बताइएगा जो लोकसभा है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 81। एक शब्द याद रखना है, सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, अनुच्छेद नंबर 79, 80 और 81। पूछा जाएगा बताइएगा कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो अनुच्छेद नंबर 123 में बताया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का जो पद है उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर के 151 तक। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कहेंगे 124 से लेकर के 147 तक। फिर बात कर लेंगे, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि टॉपिक आपको समझ में आया, कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।